जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी के लिए साइंस की स्पेशल क्लास है। इसमें से हम वो क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो विज्ञान में इस बार एमपी पटवारी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन या तो पूछे जा रहे हैं या मोस्ट एक्सपेक्टेड आने वाले शिफ्टों में ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में बचा हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि एक मायोपिक नेत्र के लिए छवि डॉट डॉट बनती है। तो मायोपिया के बारे में सभी ने सुना होगा कि मायोपिया जो है आपका एक प्रकार का दृष्टि दोष है। तो एक मायोपिक जब छवि बनती है ना, नेत्र की छवि बनती है ना, ये आपकी बनती है रेटिना के सामने। तो रेटिना के सामने बनने वाली छवि जो है ना नेत्र की, वो मायोपिक होती है। और मायोपिया जो है जिसको आप अल्पदृष्टि कहते हैं, ठीक है, या फिर आप इनको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है आपका कि इसको अगर आपको दूर करना है मायोपिया को, मायोपिया रोग को, ये दृष्टि दोष है एक प्रकार का, तो आप यूज करोगे कौन सा लेंस, अवतल लेंस यूज करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक गोलाकार दर्पण और एक पतला गोलाकार लेंस दोनों में -10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई होती है। दर्पण और लेंस के होने की संभावना है। ठीक है, तो इसमें आपसे ये पूछा है कि अगर फोकल लंबाई जो है ना आपकी -10 सेंटीमीटर है, तो ये दर्पण और लेंस में क्या होने की संभावना है, क्या हो सकता है। तो होता क्या है कि इसमें से अगर दर्पण और लेंस आपको पता करना है तो दोनों आपका हो जाएगा अवतल। तो अवतल क्यों हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में होता क्या है कि नकारात्मक फोकल लंबाई होती है। यहाँ पे -10 क्या है आपका, नकारात्मक फोकल लंबाई है, इसलिए आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में एक नकारात्मक फोकल लंबाई होती है, जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, एक सकारात्मक फोकल लंबाई, यानी माइनस चिन्ह आपका नहीं रहेगा। ठीक है, तो अवतल लेंस एक उसमें भी नकारात्मक होती है, लेकिन दोनों आपका अवतल हो जाएगा ये। ठीक है, दर्पण और लेंस दोनों आपका अवतल हो जाएगा, क्योंकि नकारात्मक फोकल लंबाई तो अवतल और सकारात्मक तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, निम्न में से किसका उपयोग किसी वस्तु की आभासी और आवर्धित छवि बनाने के लिए किया जाता है। तो किसी वस्तु की आभासी और आवर्धित अगर छवि बनाना है ना, तो आपको जो यूज करोगे, अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों का आप यूज करोगे, और इससे आप आभासी और आवर्धित छवि बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण में होता क्या है कि ऐसा दर्पण है जिसमें आपको इसे भीतर की ओर ले जाता है। ठीक है, और जब आपकी वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो इसकी छवि कैसी बनेगी, आभासी और आवर्धित बनेगी। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि हीरे में प्रकाश का वेग क्या है यदि निर्वात के संबंध में हीरे का अपवर्तनांक 2.5 है। अगर हीरे का अपवर्तनांक जो है ना 2.5 है, और पूछा आपसे क्या है कि हीरे में प्रकाश का वेग, तो आप निकालोगे कैसे। देखो, आपको पता है निर्वात में प्रकाश का वेग होता कितना है, तो वो होता है आपका 3 × 10⁸। ठीक है, तो 3 × 10⁸ आपका निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। और इसमें जो अब इसको आप सी से डिनोट करते हो, है ना, निर्वात में प्रकाश के वेग को, और ये डिवाइड करो आप किससे, अपवर्तनांक से, जो आपका अपवर्तनांक दिया हुआ है हीरे का, यानी 2.5 से इसको डिवाइड कर दोगे। 3 × 10⁸ को 2.5 से जब आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा, और आप यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बन रहा है, पहला बन रहा है। 108 नहीं लिखा है, याद रखिएगा, 10⁸ लिखा है। तो 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर है। कुछ नहीं करना है, प्रकाश का निर्वात में जो चाल है 3 × 10⁸ उसको डिवाइड करना है अपवर्तनांक से। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है कि सूची 2 के साथ सूची 1 को मिलाइए। सूचियों के बीच जो नीचे दिए गए कूटों का सही चयन कीजिए। 2 सूची है इसमें से, एक ये सूची है और एक ये है, तो दोनों को आपको सही मिलान करना है, ये आपसे यहाँ पे पूछा था। तो अगर मैं डायरेक्ट इनके सही क्रम की बात करूँ आपसे बिना ऑप्शन को देखे हुए, तो अगर पहला ऑप्शन मैं देखता हूँ कि एक अपारदर्शी वस्तु का रंग कैसा होता है, तो अपारदर्शी वस्तु का जो रंग है ना, वो परावर्तन के कारण पता चलता है। तो परावर्तन पहले का आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। दूसरा है कि रंगीन कांच के माध्यम से प्रेक्षित रंग। अगर रंगीन कांच के माध्यम से प्रेक्षित रंग जो है ना, ये आपका संचरण कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जल में भागता डूबी क्षण के प्रतिबिंब का अंग कैसा हो जाना,
तो जल में अगर डूबी हुई छड़ है उसका प्रतिबिंब जो है ना टेढ़ा मेढ़ा बंक हो जाए यानी मुड़ा हुआ दिखाई दे, तो ये होता है आपका किसके कारण? अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? अपवर्तन। क्योंकि प्रकाश की सतह से जब कोई किरण हो या फिर कोई चीज़ हो, वो क्या होती है अपने मूल अवलंब से दूर हट जाए ना, तो अपवर्तन होता है। ठीक है। अगला है केंचुओं पर पैर पड़ने पर प्रेक्षिक चमक। अगर केंचुए पर पैर पड़ता है तो प्रेक्षिक चमक जो है ना वो आपकी प्रतिदीप्त कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रतिदीप्त। तो चारों आपको याद रखना है। अगला है कि मोटर गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो कोई मोटर व्हीकल है ना, उसमें अगर पीछे देखना है जिसको आप साइड मिरर बोलते हो, इसके लिए उत्तल दर्पण का यूज करोगे। ठीक है। और दाढ़ी वगैरह सब बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण का। लेकिन साइड मिरर के लिए उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपवर्तन के नियम के अनुसार सही है? तो देखो, इसमें से बताना है कि अपवर्तन के नियम के अनुसार सही कौन सा है। तो आपको पहले पता होना चाहिए अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से गुजरती है तो होता क्या है, उनकी सीमा और दिशा में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि अपने वो दिशा से भ्रमित हो जाती है। परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश टकरा कर वापस आती है, लेकिन अपवर्तन में अपने दिशा से भ्रमित हो जाती है, तो अपवर्तन है। अब इसमें से सही वाला बताना है तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, अपवर्तन कोण के लिए साइन के आपतन कोण का साइन का अनुपात दिए गए रंग के और प्रकाश के माध्यमों के दिए गए जोड़े के स्थिर होता है। ये सही बात है। ठीक है। नेक्स्ट है, नेत्र के लेंस की फोकस दूरी किसके नियंत्रण में होती है? तो नेत्र का जो लेंस है ना उसकी फोकस दूरी जो है ना ये रोमन निकाय के नियंत्रण में होती है। किसके नियंत्रण में? रोमन निकाय। रोमन निकाय क्या है? एक स्पष्ट और अलग छवि के गठन के लिए दृष्टिपटल पर करता क्या है कि अधिकतम प्रकाश को केंद्रित करता है और फोकस दूरी को नियंत्रित करता है। और याद रखना है कि हमेशा पिक्चर यानी छवि कहाँ बनती है? दृष्टिपटल पर बनता है। ठीक है आपका। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना आपको वो बताना है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है सीधा और छोटा। तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट है कि दृश्य वैषम्यता से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृश्य वैषम्य। तो दृश्य वैषम्य होता क्या है कि जो व्यक्ति है ना उसकी आंखों में धुंधला दिखाई देने लगता है। ठीक है। और ये होता क्यों है? क्योंकि लेंस की आंखों का जो लेंस है ना उसका विषम वक्रता हो जाती है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो दृश्य वैषम्य हो जाता है। तो इस प्रकार का अगर आपको दृश्य वैषम्य को दूर करना है ना तो आप कौन से लेंस का यूज करोगे? तो आप बेलनाकार लेंस का यूज करोगे। किसका? बेलनाकार। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का स्वरूप डाट डाट है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना वो कैसा बनता है? तो आपका ये सभी बनते हैं आवासी सीधा, वस्तु के समान आकार का और पार्श्व औधा, यानी उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना आकाश में इंद्रधनुष के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है? तो इंद्रधनुष बनाने के लिए जो घटना जिम्मेदार होती है ना ये तीनों घटनाएं हैं। कौन कौन सी? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, तीनों घटनाएं। अगर मैं परावर्तन की बात करूँ तो परावर्तन होता क्या है कि जब प्रकाश का किसी किरण से टकरा कर सतह से वापस उसी माध्यम में आ जाए तो परावर्तन है। अपवर्तन क्या है? प्रकाश किसी माध्यम से टकरा के दूसरे माध्यम से आए यानी अपनी दिशा को भटक जाए, अपवर्तन है। प्रकीर्णन क्या है? तो प्रकाश का उसके रंगों के घटक में जो विभाजन है ना उसको प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट है, सुबह या शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो यह लालिमा युक्त प्रतीत होता है। इस अवलोकन के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? अगर सुबह शाम देखोगे सूरज ज़्यादा लालिमा दिखाई देती है, होता क्यों है ये? तो ये जो है ना रेले का प्रकीर्णन का एक नियम है, उसके अनुसार अगर मैं बात करूं तो प्रकाश जो फैल जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फैलाव, उसके कारण ये चीज़ें आपकी होती हैं। नेक्स्ट है, एक परिदर्शी जो पेरिस्कोप होता है ना इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो पेरिस्कोप का जो यूज करते हैं ना ये करते हैं इसमें 2 समतल दर्पण लगे होते हैं पेरिस्कोप में, और इसे यूज करते हैं उन वस्तुओं को देखने के लिए जो दृष्टि की सीधी रेखा में नहीं होती हैं, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही वाला कथन बताना है आपको। तो इसमें से जो सही कथन हो जाएगा ना तो केवल 2 सही कथन लिखा है। 2 कौन सा है? ये आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं, ये सत्य है। ठीक है। अगला है, प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर में उपयोग की जाने वाली घटना कौन सी है?
तो प्रकाश ऊर्जा के संरक्षण के लिए ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, याद रखना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसी घटना है? ऐसी घटना है जिसमें सभी अपवर्तित किरणों का परावर्तन शामिल हो और जो सीमा से दूर होता है, ठीक है। और ये कब होता है? तब होता है जब प्रकाश अधिक सघन माध्यम से कम सघन माध्यम की तरफ हो और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, ठीक है, याद रखना है। अगला देखेंगे, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है, यदि 6 सेंटीमीटर लंबाई वाली कोई वस्तु मुख्य अक्ष पर 4f पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब की लंबाई पूछा है, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो अगर इसकी फोकस दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, तो याद रखिएगा कि इसका जो यहाँ से प्रतिबिंब की लंबाई बनेगी ना, और मुख्य अक्ष से 4f दूरी पर है। तो जब कोई चीज़ 4f दूरी पर होती है तो इसके लिए इसका प्रतिबिंब का लंबाई तो आपका दिया हुआ है HI निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपका HI से S तो आपका दिया हुआ है 6, ठीक है, और 6 दिया हुआ है फोकल लंबाई, और ये मुख्य अक्ष से 4f पर रखिए तो माइनस लगा देंगे। और साथ में आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो m जो आपका निकलेगा आवर्धन, तो यहाँ से -1/3 निकलेगा, ठीक है। तो 6 -6/1/3 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा कट के कि -2 आ जाएगा इसका प्रतिबिंब की लंबाई। लेकिन माइनस इसलिए आएगा क्योंकि इसकी छवि जो है ना उल्टी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को एक लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का है। तो लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी आपसे पूछा है। तो लेंस के सामने जो वस्तु रखी गई है 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, लंबाई इसकी है। तो इसमें पूछा क्या है आपसे कि लंबाई तो आपका 10 सेंटीमीटर दूरी पर दिया हुआ है, और साथ में बोला है कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है ना वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का है। तो जब कभी वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का होता है ना, तो अपन क्या ले लेते हैं, फोकस दूरी को वहाँ से 2f1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2f1 और f2 यानी 2f के बराबर मानेंगे, और जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 10 दी हुई है, तो 2f बराबर, तो f यहाँ से निकाल लेंगे, 10 बटे क्या हो जाएगा 2 बराबर 5 सेंटीमीटर आपका लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति हो जाएगी। प्रकृति की मैं बात करूँ, प्रकृति तो अभी सारी ही है, और फोकस दूरी आपकी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, माध्यम 1 और माध्यम B की तुलना में प्रकाशिक रूप से कम सघन है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दो माध्यम है जिसमें से B जो है ना A की तुलना में कम सघन है, तो कौन सा कथन सत्य होगा? तो पहला कथन जो है ना कि माध्यम B की तुलना में माध्यम A में प्रकाश की चाल अधिक होगी, यानी कि प्रकाश की चाल वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ सघनता आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से कम विचलित होता है? तो विचलन देखो, जो आपकी स्पेक्ट्रम है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लाल प्रकाश जो होता है ना कम विचलन होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य ठीक ठाक होती है। तो आपने देखा होगा कि कहीं भी अगर रेड लाइट ही लगाते हैं खतरे उतरे को बताने का, या रेलवे लाइन वगैरह में, क्योंकि इसका जो विचलन है ना कम होता है लाल का, ठीक है, और बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे कि लाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि नारियल का जटा यानी भूसी किस प्रकार का ऊतक बनाता है? तो नारियल का जो जटा है ना एक प्रकार का स्क्लेरेंडाइमेटस फाइबर बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये एक प्रकार क्या है, स्थायी ऊतकों में से कहलाता है। नेक्स्ट है, कोलेंजाइमा ऊतक की कोशिकाएं डॉट डॉट जमा होने के कारण मोटी हो जाती हैं। तो कोलेंजाइमा ऊतक की जो कोशिकाएं हैं ना मोटी किसके कारण हो जाती हैं? तो सेल्यूलोस और पैक्टिन के जमा होने जाने के कारण ये मोटी हो जाती हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें दोहरा निषेचन होता है? तो दोहरा निषेचन जो है होता है इसमें से, तो राइट आंसर हो जाएगा आवृत्तबीजी। आवृत्तबीजी पौधों में दोहरा निषेचन होता है, ठीक है। बात करूँ तो बायोफाइट वनस्पत जगत के उभयचर होते हैं ये, और इनमें दोहरा निषेचन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, टिक्का रोग निम्न में से किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग जो है ना ये आपका संबंधित है मूंगफली फसल से, यानी पीनट से टिक्का रोग इसमें हो जाता है। और टिक्का रोग एक गंभीर रोग है मूंगफली के लिए, याद रखना है आपको, है ना। और ये पूरी तरह से रंगहीन कर देता है पौधों को, यानी रंग ही इसका ख़त्म हो जाता है, ठीक। और 50% ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। नेक्स्ट है,
पराग का दूसरे से उसी फूल के वर्तिकाग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो किसी पराग का दूसरे से उसी फूल के वर्तिकाग का जो स्थानांतरण है ना, वो आपको उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन का इसमें चूज करना है। तो इसमें जो जब गलत कथन है कि जो जाइलम फाइबर होता है ना, बस्ट फाइबर के रूप में जाना जाता है, ये आपका गलत कथन है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्णक बीज के अंकुरण से संबंधित है? तो बीज जो है अंकुरित जो होता है, आप लोगों ने स्प्राउट्स देखे होंगे, तो कौन से वर्णक के कारण होता है? तो नीला हरा जो पौधा वर्णक होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? फाइटोक्रोम। तो फाइटोक्रोम जो होता है ना, इसके कारण ही बीज जो है ना, उसमें अंकुरण से संबंधित है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे हरित शैवाल भी जाना जाता है? तो हरित शैवाल किसे कहते हैं? तो क्लोरोफाइसी जो होता है ना, इसको अपन हरित शैवाल भी बोलते हैं, क्लोरोफाइसी। ठीक है। शैवाल है क्या? तो शैवाल जलीय जीवों का क्या होता है? एक विविध समूह है जिससे प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। ठीक है। तो क्लोरोफाइसी को क्या बोलते हैं? हरित शैवाल बोलते हैं। नेक्स्ट है, फूल के मादा प्रजनन अंग को किस रूप में जानते हैं? तो कोई भी फूल है, उसके मादा प्रजनन अंग को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? मादा प्रजनन अंग फूल के, उसको क्या बोलते हैं? जायांग। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जीव में पुनर्जनन देखा जाता है? तो पुनर्जनन जो है ना, इसमें से अगर मैं बात करूं तो प्लेनेरिया जीव में पुनर्जनन देखा जाता है। एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से नए पौधे पैदा किए जाते हैं, डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो अलैंगिक प्रजनन जिसमें बिना निषेचन के प्रजनन होता है, तो उसमें क्या होता है? जड़ों, पत्तियों और कलियों से पौधे जो पैदा होते हैं, उन्हें किस नाम से जाने जाते हैं? तो उन्हें बोलते हैं वानस्पतिक प्रसरण। ठीक है। नेक्स्ट है, पौधों के संबंध में निम्न में कथनों में से कौन सा सही है? तो पादपों के संबंध में जो सही कथन है इनमें से, तो केवल एक सही कथन, यानी फ्लोएम जो है ना, भोजन को पत्तियों से पादपों के सभी भागों तक पहुंचाता है। ठीक है। भोजन जो है पत्ती से कहाँ तक पहुंचाएगा? जड़, तना, हर जगह पहुंचाएगा ये फ्लोएम। ठीक है। ठीक। और जाइलम क्या करता है? तो जाइलम एक प्रकार का संवहनी पादक ऊतक है जो मिट्टी से पानी और पोषण तत्व तनों और पत्तियों तक पहुंचाता है, मिट्टी से, जड़ से, है ना। अगला है, निम्न में से किस पादप समूह में नग्नबीज होते हैं? तो नग्नबीज जो पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि जिम्नोस्पर्म, इसमें क्या पाए जाते हैं? आपके नग्नबीज। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक स्टोरेज रूट यानी जड़ नहीं है? तो इसमें से जड़ कौन सा नहीं है? तो श्वास कोई जड़ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, निषेचन के बाद बीजांड और अंडाशय विकसित होकर बनते हैं। तो पौधों में निषेचन के बाद बीजांड क्या है? बीज बन जाता है, और अंडाशय आपका फल, बीज और फल बन जाते हैं। ठीक है। निम्न में से क्या कीड़े से प्राप्त नहीं होता? तो कीड़े से क्या प्राप्त नहीं होता इसमें से? तो इसमें से याद रखना, आपका मोती किसी कीड़े से नहीं, सीप से प्राप्त होता है, जबकि रेशम, शहद और लाख कीड़ों से प्राप्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि पादपों पे मेरिस्टेमी ऊतकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मेरिस्टेमी ऊतकों के बारे में पादप में जो सही कथन है इनमें से ऑप्शन नंबर 4, कि इन ऊतकों की कोशिकाएं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है, सही है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से पीला हरा शैवाल भी कहा जाता है। तो पीला हरा, अभी नीला हरा शैवाल अपन ने देखा था, अब पीला हरा शैवाल बताइए किसे कहा जाता है? तो इसमें से जो आपका जैंथोफाइसी है ना, इसे आप क्या कहते हो? पीला हरा। जबकि अपन ने हरा शैवाल किसके लिए पढ़ा था? हरित शैवाल क्लोरोफाइसी के लिए थोड़ी देर पहले। इसका राइट आंसर जैंथोफाइसी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक एक सजीव ऊतक है? तो एक सजीव ऊतक कौन सा पादप ऊतक है? तो मृदूतक जो है ना, एक सजीव ऊतक। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बायोफाइटा का है? तो इसमें से बायोफाइटा का पौधा बताना है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, कि मर्चेंटिया जो है ना, एक बायोफाइटा पौधा है। ठीक है। तो ये था आज का पूरा ये सेगमेंट टॉप 40 क्वेश्चनों का, जो स्टैंडर्ड यानी हाई लेवल के साइंस के क्वेश्चन कुछ पूछे जा रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।